हेलो एवरीवन, का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं अतुल तिवारी चैनल एडवेंचर लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने दो चैप्टर और भी पढ़ा है। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर कंप्लीट, और साथ ही कंप्लीट हो चुका है मैटर अराउंड अस प्योर। इस दो चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में होने वाले कुछ जो बेसिक्स थ्योरी थी, वो जो दिया गया, चाहे वो जो भी लॉ था, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक लॉ था जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, ये कहाँ से शुरुआत हुआ उससे। तो सबसे पहले लोगों का मानना ये था, अगर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को ये समझना होगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, या कोई भी मैटर बनता कैसे है। लोगों का मानना ये था कि मैटर बनने के लिए एक छोटा छोटा स्मॉल टीनी पार्टिकल्स का जरूरत होता है, जिसको एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन उससे भी पहले लोगों का ये मानना था कि कोई भी चीज अगर बना है तो वो पंच तत्व से बना हुआ है। लोगों का मानना था कोई भी चीज पंच तत्व से बना हुआ होता है। ये पंच तत्व क्या है? ये पंच तत्व हैं अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। इसी को संस्कृत में बोला जाता था स्थिति, जल, पावक, गगन एंड। तो ये पुराने जमाने में ऐसा लोगों का मानना था कि ये पंच तत्व के आधार पर ही हमारी पूरी सृष्टि, मीन्स ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनका मान्यता बदला। इसमें से एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कणाद। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बताया कि कोई भी, उनका मानना ये था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ, उन्होंने पदार्थ बोला था, पदार्थ मीन्स मैटर होता है। तो कोई भी मैटर ले सकते हो आप, अगर उसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अल्टीमेटली अ टाइम will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named this particle परमाणु। एक्चुअली एक समय ऐसा आएगा, किसी भी पार्टिकल्स को अगर हम ब्रेक करें या किसी भी मैटर को हम ब्रेक करें, एक समय ब्रेक करते करते एक ऐसा टाइम होगा जब वो ब्रेक नहीं होगा। और जब ब्रेक नहीं होगा तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो जो होगा, वो स्मॉलेस्ट पार्ट का जो पार्टिकल्स होगा, वो एक्चुअली एटम कहलाएगा। उनका मानना था, उन्होंने एटम नहीं, उस चीज को परमाणु बोला था। परमाणु, ये परमाणु दो वर्ड से बना हुआ है, एक परम और एक अणु, इसी से बना हुआ है परमाणु। तो परम का मीन्स होता है अल्टीमेट, और अणु का मीन्स होता है पार्टिकल। तो परमाणु का क्या मतलब हुआ? परमाणु का मतलब हुआ द अल्टीमेट पार्टिकल, द अल्टीमेट पार्टिकल। ये एक्चुअली परमाणु का मीनिंग निकाला गया। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 2500 बीसी की बात है।
मतलब कि बिफोर क्राइस्ट के 2500 साल पहले की ये घटना है, जब महर्षि कनाद ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद एक और फिलोसफर, ग्रीक के फिलोसफर डेमोक्रिटस आए। उनका भी मानना कुछ ऐसा ही था, सिमिलर टू मिस्टर कनाद। कनाद की तरह ही उनका मानना था। उनका मानना ये था कि अगर किसी भी मैटर को डिवाइड करते हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो इतना छोटा होगा कि वो और भी छोटा हो ही नहीं सकता। अब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पार्टिकल्स का नाम एटम होता है। महर्षि कनाद ने उसको परमाणु के नाम से बताया था। महर्षि कनाद ने उसको परमाणु के नाम से परमाणु के नाम से महर्षि कनाद ने बताया था। इसी सेम चीज का नाम डेमोक्रिटस ने एटम दिया। उनका भी मानना यही था। ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है ए एंड टम। ए का मतलब होता है अल्टीमेट, एंड टम का मतलब होता है पार्टिकल। और इसका भी एग्जैक्टली सेम मीनिंग निकलता है, द अल्टीमेट पार्टिकल। द अल्टीमेट पार्टिकल, ये ऐसा मीनिंग निकल रहा है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे के कुछ ना कुछ मान्यताएं थी। सब लोगों का यही मानना था कि कोई भी चीज, जिस तरह करके हमारा शरीर, हम लोग का बॉडी एक छोटे छोटे सेल से बनता है, उसी तरह कोई भी मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर लो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। उस छोटे पार्टिकल्स का नाम ऋषि कनाद ने परमाणु बताया, और डेमोक्रिटस जो ग्रीक के फिलोसफर थे, उन्होंने उसका नाम एटम बताया। अब इसी के संदर्भ में कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ आए। उस लॉ के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या कहता था वो लॉ। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको समझने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। By studying the result of quantitative measurement of many reactions, it was observed that whenever substances react, they follow certain law. जब भी कोई भी कहीं पर भी किसी भी चीज से रिएक्शन होता है या रिएक्शन करता है, तो किसी किसी लॉ को फॉलो जरूर करता है। और उसी लॉ में से तीन लॉ निकल के आया, जिसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पहला उसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मानना ये था कि ड्यूरिंग रिएक्शन नाइदर मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही आप केमिकल रिएक्शन में आप अपने से बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये था कि अगर कोई भी दो चीज आपस में रिएक्शन कर रहा है और कोई भी चीज बना रहा है, तो वहां पर उसके मास का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मानना ये था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही बार रिएक्ट करे। वो उनका रेशियो बदल बदल के वो एक से ज्यादा बार भी रिएक्शन कर सकते हैं, में भी वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है, ये एक कंपाउंड बना। बट हाइड्राइड भी तो बन सकता है, सॉरी पेरोक्साइड भी तो बन सकता है, हाइड्राइड नहीं, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड भी तो बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है केमिकल रिएक्शंस में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, एंड केमिस्ट्री में। क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंज, और हम लोग को चेंज पढ़ना है तो मींस केमिकल रिएक्शन ही पढ़ना है। और केमिकल रिएक्शन में ये तीनों लॉ जरूर फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक फ्रेंच केमिस्ट, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था 1774 में। एंटोनी लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। Father of modern chemistry is known as chemistry एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। उन्होंने 1774 में एक बेसिक लॉ दिया था, इसमें उन्होंने बताया था दिस लॉ स्टेट दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास बिफोर एंड द आफ्टर रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये हम कैसे मान लें, तो एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग देख के मान सकते हैं। अगर सपोज करो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन करने के बाद अमोनिया बनाता है, तो रिएक्शन का पहले का मास और रिएक्शन का बाद का मास ये देखो एकदम इक्वल होगा। वहां पे नाइट्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का एक एटम का वेट होता है, एक एटम 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 14 ग्राम। अगर 14 ग्राम होता है तो N2 का वेट होना चाहिए 28 ग्राम एंड 1 हाइड्रोजन एटम का वेट होता है 1 ग्राम। वैसे वैसे यहाँ पे 6 एटम 3 2 जा 6 और इसका वेट होता है 6 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है वो आपको पता होगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट है और वो उस तरफ का दोनों भी चीज रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दीज आर रिएक्टेंट। तो टोटल वेट ऑफ या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल्स टू 34 ग्राम। और अगर रिएक्शन के बाद अगर देखते हो तो यहाँ पर भी अमोनिया जो बना हुआ है, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 ग्राम, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है 2 इंटू 14 प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम और टोटल हाइड्रोजन है 6। तो यहाँ पे इसका वेट भी 28 प्लस 6 ग्राम मीन्स 34 ग्राम। तो देखो वेट कांस्टेंट है दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड भी 34 एंड प्रोडक्ट साइड भी 34। इसका मतलब ये है कि ना ही मास थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो गया, ना ही मास पहले से कम गया। मास कांस्टेंट रहा, भले ही कोई चीज बदल गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके एक नया चीज अमोनिया बना रहे हैं, बट उनका मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये मास की वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है, वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, जो कि गलत है, क्योंकि ये एक ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये फिक्स होता है कि आप जितना चीज लोगे रिएक्टेंट में उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ना ही उससे ज्यादा मिलेगा ना ही उससे कम मिलेगा। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तो इस लॉ को देने वाले थे जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने क्या कहा था? दिस लॉ इज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवेजियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में ये बात करता है, और ये लॉ एक्चुअली कहता क्या है? A pure chemical compound always contains same element combined together in same proportion in mass। अब देखो इनका मानना ये है कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ये माना गया है कि अगर कोई भी चीज है किसी खास चीज से रिएक्शन करता है, तो उसका जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नीचे भी लिखा है, जैसे कार्बन
डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो फिक्स्ड है। जैसे एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम। तो अगर यहाँ पर इस दोनों का कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में निकालें दोनों का रेशियो, तो 12 इस टू, ये हो जाएगा, दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 32। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो एक कार्बन का वेट 32 ग्राम एंड एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम। तो अगर हम इसको कट करें, ये 3:4 और यहाँ पे 3:8। तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो लिखे तो 3:8, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिखे तो 3:4। तो कार्बन का रेशियो देखो फिक्स्ड है, किसी दो एलिमेंट के साथ वो कार्बन का रेशियो क्या है, जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पर नीचे समझाया है कि pure water obtained from the different source such as river, well, it is always contain hydrogen and oxygen combined together in the ratio of 1:8 by mass. Similar carbon dioxide can be obtained by different methods such as burning of carbon, heating, limestone. For that, simple carbon dioxide obtained from the different source contain carbon and oxygen in the ratio of 3:8 by mass. Thus, in water or carbon, this proportion of hydrogen and oxygen in carbon and oxygen always remain constant. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसके मास का रेशियो निकालोगे, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम, हाइड्रोजन टोटल 2 है, तो हाइड्रोजन का वेट निकल गया 2 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, ऑक्सीजन का वेट निकला 16 ग्राम। अगर इसका रेशियो निकालें तो ये निकल जाएगा 1:8। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर इसका रेशियो निकालें, एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, तो इसका वेट हो गया 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम और ऑक्सीजन वैसा वैसा 2 है, तो ये हो जाएगा 32। तो अगर हम लोग 30 ऐसा करें, 4 के टेबल में 4 3 या 12, 4 8 या 32, इसका आंसर 3:8 आया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और उन सभी का रेशियो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में भी सेम ही होगा। जैसे वाटर में ऑक्सीजन का रेशियो 8 है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन का रेशियो 8 है। ये कहता था हमारा दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये डेफिनेट पर जो फिक्स्ड हो गया वो इसी फॉर्मेशन में चलेगा। अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, hydrogen and oxygen combines in the ratio of 1:8 by mass from water. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 है and what will oxygen had to require to completely react with 3 ग्राम of hydrogen. मैंने आपको यही समझाया कि इसका जो भी होगा वो इक्वल होगा दूसरे से। अगर अगर बात करें हम लोग 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन के OX मान लेते हैं, का वेट निकालना है तो OX इक्वल्स टू 4 ग्राम। ये मतलब कि आपको यहाँ पर 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, तभी आप ये रिएक्ट कर सकते। बहुत ही इजी और बहुत ही क्वेश्चन जो कि आसानी से बन। अब एक नया लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन्स के द्वारा दिया गया था। इट वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने इसको दिया। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद द अदर एलिमेंट्स to form two or more different compound, the mass of one element which combines with a constant mass of other bear a simple ratio of 2। मतलब ये सिंपल सा चीज उन्होंने बताया कि अगर एक ही चीज कोई दो अलग अलग चीजों से रिएक्ट करे
तो उन सभी का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल भी सिंपल होगा। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ट्राइऑक्साइड, 3 कंपाउंड है हम लोगों के पास। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 12/16, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 12/30, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है 12/48। अगर इसको हम लोग देखें तो 4 3 12, 8 4 3 12, 4 4 16 और 8 जा 4 3 12, 12। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेशियो कार्बन का फिक्स्ड है जो कि लॉ ऑफ सेकंड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, तीनों जगह ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:8:12 है। मतलब कि अगर इसको हम कट करें, ये 1:2:3 के फॉर्म में आ सकता है कि ने बताया कि अगर ऐसा करें तो एक सिंपल सा रेशियो एक दूसरे में बना सकते, एकदम सिंपल होगा। अगर ऑक्सीजन की ही बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 32 है। इसका रेशियो अगर हम लोग देखें तो 1:2 होगा, कंफर्म 1:2 ही होगा। तो ऐसे चीजें हो सकती है, इसे लॉ ऑफ मल्टीपल का यही मानना था कि एक कोई भी कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है या उसी कंपाउंड से अलग अलग रेशियो में भी रिएक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन ऑक्साइड विथ कंबाइन कैन फॉर्म टू ऑक्साइड, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी इसके एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया गया है। इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन combined with 16 gram of oxygen in CO2. 12 gram carbon combined with the 32 gram of oxygen. Thus, we can see the mass of oxygen which combines with the constant carbon. Their simple ratio 62 or 16. तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12/32 का था, और अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का तो इसका आपका ये 12/16 था। ये CO के लिए है, ये CO2 के लिए है। अब देखो दोनों में आपस में डिसाइड करो कि क्या है। तो कार्बन कार्बन का तो मास कैंसिल हो गया, और इस दोनों का अगर रेशियो निकालें तो 16:32 निकलता है या 1:2 निकलता है, जो कि मेरे ख्याल से सही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है एटम के डिस्कवरी के लिए। एटम का खोज उन्होंने किया था, ऐसा मान्यता है। लेकिन एक्चुअली एटम का खोज तो 2500 साल पहले किसी ने किया था, महर्षि कनाद ने। उस चीज को उन्होंने परमाणु के नाम से बताया था। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डाल्टन सेट। उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर ही अपना एक थ्योरी दिया था, जो कि 1808 में ही आया था। और उस 1808 में उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में के नाम से फेमस हुआ। उसके कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसको हम लोग को समझना है ना। पहला पॉस्टुलेट है ऑल मैटर मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बोला कि कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल्स बन रहा है तो छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़कर बन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई भी इतना बड़ा अकेले या बिना किसी एटम या मॉलिक्यूल के बड़ा हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था और एक एग्जांपल और भी लिखी।
तो अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको 4H2 करना होगा और यहाँ पे 4H2 को करना होगा। ये बैलेंस हो गया। अगर आप यहाँ पे 2 नहीं देते हो तो वो पहले से बैलेंस था। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में कुछ भी चीज लॉस्ट नहीं हो रहा, क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, जो रिएक्टेंट साइड था वही प्रोडक्ट साइड, वही मास, वही एटम आएंगे। इसके अलावा एक और उन्होंने थ्योरी दिया, एटम्स आर गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास साइज एंड प्रॉपर्टी। तो लगा कि अगर एटम है, कोई भी एलिमेंट का एटम है, उसका मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टी हर जगह सेम होगा। सपोज करो मेरे पास एक आयरन है, वो इंडिया में है, बहुत अच्छा चलता है। ऐसा थोड़ी है ना है कि हम उसको यूएसए ले जाएं, वो खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ होता है क्या कि कोई भी एलिमेंट्स का मास और साइज फिक्स्ड रहता है, आइडेंटिकल इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर उसका एक भी पार्टिकल्स जैसा भी दिखता हो, उसका जो भी प्रॉपर्टी वो हर जगह सेम होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ अलग हो जाएगा और यूएसए में कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम लोहा है, मेरे पास आयरन है, उसको हम यूएसए लेते जाएं तो वो गोल्ड में बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उसके एटम्स जो होंगे वो बिल्कुल भी उसकी जैसा बिहेव करेंगे, जैसा इंडिया में बिहेव कर रहे हैं, जैसा यूएसए में बिहेव कर रहे हैं, वो उसी तरह बिहेव करेंगे। ये हम लोग को सीखना। चौथा एक और प्रॉपर्टी है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनका मानना था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अगर हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो उनका मानना था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मास साइज और इसका मास साइज और इसका मास साइज में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये पहले पता लगाना होगा और उसके बाद ही ये काम हो सकता था। तो इतना सबके पास टाइम नहीं था कि वो सारा काम एक साथ कर पाए, इसलिए जो जहाँ पे है वैसे ही था। Now, next point. Atoms combine in a ratio of small whole number to form compound. कंपाउंड जब भी बनता है किसी भी चीज से, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन ट्राइऑक्साइड हो, तो जब भी बॉन्ड बना है, जब भी कोई कंपाउंड बना है, तो उसमें इसका जो होल नंबर का रेशियो आएगा। जैसे कार्बन का, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो देखें तो 12:32 है, और यहाँ पे देखें तो 12/48 है, और यहाँ देखें तो 12/16 है। कहने का मतलब सिंपल सा कि स्मॉल होल नंबर कहने का मतलब है कि कार्बन का तो हर जगह रेशियो इक्वल है, ऑक्सीजन का रेशियो 32:30, 16:38 है। अगर इसको कट करोगे तो आई थिंक लोग सकते हैं। ये देखो 1:2:3, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। ओके, तो ये उनका पांचवा पोस्टुलेट था। उनका एक और पोस्टुलेट था जिसको हम लोग समझेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, वाटर पेरोक्साइड। तो ये एक ही चीज से डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेशियो था 12:6, यहाँ पे रेशियो था 12:32, और यहाँ पे रेशियो था 12:48। तो अगर यहाँ पे कट करें तो 3:4 में, अगर रेशियो 3:4 था कार्बन ऑक्सीजन का, तो ये एक अलग कंपाउंड बना। जब इसका रेशियो बदल गया, 3:8 हो गया, तो अलग कंपाउंड बन गया, और रेशियो फिर से बदल गया,
तो एक और नया कंपाउंड बन गया। तो ऐसा ही कुछ उनका लॉ था। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड टू गिव वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। The water two atom and hydrogen combined with one atom of oxygen, while the hydrogen peroxide two atom of hydrogen combined with two atom of oxygen। अब यहाँ पे इसका बात हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐसा कैसे होता है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 2/16 और यहाँ पे हो जाएगा 2/32, तो ये निकल जाएगा 1:8 और ये अगर निकालें तो 1:6। अगर सिर्फ हाइड्रोजन वाटर का बात है तो वाटर में इसका रेशियो 1:8 है, जबकि अगर हम लोग बात करें इसका पेरोक्साइड का रेशियो 1:16। तो ये था लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ गलतियां भी है, चलिए उनको देख लेते हैं हम क्या है ड्रॉबैक्स। तो पहला ड्रॉबैक ये है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम वर थॉट टू बी इंडिविजुअल। एटम को क्या बोला गया, इंडिविजिबल बोला गया। बोला ऐसा समय आएगा जब उसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन ने भी सेम बात बताया। बट नाउ नोन दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल still smaller particles called electron, proton and neutron। लेकिन अब एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वो भी 3 पार्ट में। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं। ये एक्चुअली एटम्स के अंदर में होता है। सपोज करो ये एटम है और ये एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो जो सेंटर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल कहते हैं उसको, उस सेल में इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है। उस सेल में ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इवॉल्व करता है। तो फर्स्ट सेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल का 8, 13 का 18, फोर्थ का 32, फिफ्थ का 50, सिक्स का 70। ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सेल का कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का। तो ये एटम्स के अंदर में होते हैं। तो उनका पहला जो थ्योरी था कि एटम को इंडिविजुअल होता है एटम, वो गलत था, क्योंकि एटम को और भी डिवाइड किया जा सकता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा एटम के अंदर में न्यूक्लियस भी होते हैं, सेल भी होते हैं, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ-साथ डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास, बट नाउ इट इज नोन एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास एज द सेम केस ऑफ आइसोटोप। अगर डाल्टन्स का मानना था कि अगर कोई एलिमेंट है उसका मास जो होगा वो हर जगह एक ही जैसा होगा। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 ही हो सकता है, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, और मास भी 1। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास 12 यही हो सकता है। बट एक्चुअली आज इसको रॉन्ग कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसका एक मास, एटॉमिक नंबर तो सेम रह रहा है लेकिन फिर भी एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है। उनका ये जो मानना था कि हर एटम का वेट एक जैसा ही होता है, अगर एक जैसा एटम ले तो वेट भी एक जैसा होगा, तो नहीं। एक ही जैसा एटम है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, बट तीनों का मास में डिफरेंसेस आता है, जिसको आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है, और जिसके वजह से डाल्टन्स का ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हुआ। इसके अलावा एक और डाल्टन्स का जो रॉन्ग था थ्योरी, वो मैं आपको बता दूं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। मतलब अलग-अलग अगर एटम है तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। बट आज के जमाने में इसको भी गलत कर दिया गया। अगर कार्बन को लें तो इसका मास 14 है, नाइट्रोजन का लें इसका भी मास 14 है, और ऑक्सीजन का लें इसका भी मास 14 है। अगर इस तीनों को लें, तीनों का एटॉमिक नंबर देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, बट मास क्या है, सबका इक्वल है। उन्होंने तो यही बताया था
कि atoms of different element, कार्बन नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, मास डिफरेंट हो सकता है बट ऐसा नहीं है, दोनों का मास सेम है। और ऐसे ही कंडीशन को ऐसे को बोलते हैं आइसोबार्स, ये आइसोबार्स है। आज के क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।